300 सुगंधित पदार्थ होते हैं जिनसे पूरी दुनिया अपना बिजनेस करती है। उसमें से भी 110 ऐसे हैं जिससे 95% बिजनेस सुगंध और सुरस के क्षेत्र में हो जाता है। आधों की खेती होती है और आधे जंगल में उगते हैं, जैसे केवड़ा जंगल में उगता है, नागरमोथा जंगल में उगता है। आज की तारीख में पूरी दुनिया का 90% मेंथा हम इस देश में करते हैं। लेमन ग्रास करते हैं, तुलसी करते हैं, खस करते हैं, ऐसी चीज़ें, पामारोज़ा करते हैं। अगर ऐसी चीज़ें करते हैं तो उनको थोड़े ही दिनों में इसका रिटर्न आना शुरू हो जाता है। खेती से लेके और खुशबू तक की सारी जानकारी देने वाला इकलौता संस्थान ये पूरी दुनिया में है। मिट्टी की सौंधी खुशबू हो या फिर फूलों से आने वाली सुगंध, हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यही वजह है कि अगर विश्व भर में देखा जाए तो सुगंध एवं सुरस उद्योग जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। जो इत्र का कारोबार है, जो एसेंशियल ऑयल्स का कारोबार है, वो तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन ख़ास बात ये कि अगर वैश्विक स्तर पर हम इसके ग्रोथ की बात करते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से भारत में ये कारोबार बढ़ रहा है, यहाँ से निर्यात बढ़ रहा है। आखिर ये कारोबार किसानों को किस तरह से फ़ायदा पहुंचा सकता है, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र कन्नौज में, और हमारे साथ संस्थान के प्रधान निदेशक शक्ति विनय शुक्ला जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत। ये कारोबार काफ़ी बड़ा है और अगर हम इंडिया की बात करें तो लगभग 3000 मिलियन US डॉलर से आसपास का कारोबार है, और जो लगभग 10 से 11% की गति से प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली जो उसकी गति है, जो लगभग 7.5% के आसपास है, उससे काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम भारत की बात करें तो मोटे तौर पर पूरी दुनिया में 300 सुगंधित पदार्थ होते हैं जिनसे पूरी दुनिया अपना बिजनेस करती है मोटे तौर पर, और उसमें से भी 110 ऐसे हैं जिससे 95% बिजनेस सुगंध और सुरस के क्षेत्र में हो जाता है। और अगर हम उस 110 की बात करें तो लगभग 31 ऐसे हैं जो भारत देश में हो सकते हैं और होते हैं, पूरी दुनिया जानती हैं, जैसे चंदन है, मेंथा है, बहुत से स्पाइस हैं, बेला है, चमेली है, और 21 और ऐसे हैं जो भारत देश में होते हैं लेकिन अभी दुनिया हमें नहीं जानती। अगर हम कुल मिलाकर इसकी इन 300 मटेरियल की बात करें तो उसमें से आधों की खेती होती है और आधे जंगल में उगते हैं, जैसे केवड़ा जंगल में उगता है, नागरमोथा जंगल में उगता है। तो इस 110 में जो पूरी दुनिया का 95% बिजनेस कवर करते हैं, कुछ 52 ऐसे हैं जो इंडिया में हैं और जिनके लिए हम जाने जाते हैं। तो ये वो हैं जिनको अगर इस देश के किसान करें तो बाज़ार की दिक्कतें नहीं आएंगी। उसका एक बहुत बड़ा साधारण सा उदाहरण है इस देश में होने वाला मेंथा। कुछ 5-6 जिलों ने उत्तर प्रदेश के मेंथा करना शुरू किया, जिसमें रामपुर, बाराबंकी, बदायूं, चंदौसी ये है। और आज से कुछ 25-30 वर्ष पूर्व हम चीन से मिंट ऑयल ख़रीदा करते थे। आज की तारीख में पूरी दुनिया का 90% मेंथा हम इस देश में करते हैं। इस देश में जितना होता है उसका 80% मेंथा हम उत्तर प्रदेश में करते हैं, 13% बिहार में करते हैं, 7% मध्य प्रदेश में करते हैं, और आज की तारीख में लगभग 50,000 मेट्रिक टन मिंट ऑयल हम पूरे देश में पैदा करते हैं। वो कौन सी ऐसी फसलें हैं, वो चाहे फूल की बात हो या अन्य फसलें इससे जुड़ी हुई, जिसमें किसान आसानी से काम भी कर सकता है कहीं पर भी खेत में और उसे फ़ायदा ज़्यादा हो? 2 तरह के पौधे हैं। कुछ ऐसे किसान होते हैं जो थोड़े दिन तक अपने आप को मजबूत रख सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो किसान गुलाब कर सकते हैं, बेला कर सकते हैं और थोड़ा इंजार कर सकते हैं। लेकिन वो किसान जिनके पास लैंड थोड़ी है, और वो ज़्यादातर ऐसे ही हैं हमारे देश में जिनके पास लैंड 1 एकड़ या 2 एकड़ से ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे किसान अगर मेंथा करते हैं, लेमन ग्रास करते हैं, तुलसी करते हैं, खस करते हैं, ऐसी चीज़ें, पामारोज़ा करते हैं, अगर ऐसी चीज़ें करते हैं तो उनको थोड़े ही दिनों में इसका रिटर्न आना शुरू हो जाता है। और उसके लिए एक छोटी सी फील्ड डिस्टिलेशन यूनिट लगती है जो 4-5 लाख रुपए में फील्ड में लग जाती है, और उस पौधे से वहीं पर फील्ड में तेल निकाल लेती है, जिसमें कोई बिजली नहीं लगती। और दूसरा ये है कि जिस वस्तु का तेल आप निकालते हैं
उसी को सुखाने के पश्चात ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। परिणाम ये होता है कि अगर उसी का तेल निकाल रहे हैं और उसी को ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग 60% उस मटेरियल से वो इकाई तेल निकालने वाली चल जाती है। 40% तुलसी का सूखा हुआ पदार्थ, लेमन ग्रास का या पामारोज़ा का बच जाता है, जिसको पाउडर करने के पश्चात ये किसान अगरबत्ती वालों को, धूपबत्ती वालों को, फेस पैक वालों को, स्क्रब वालों को, इन लोगों को 5 से 10 रुपए किलो बेच सकता है और उससे एडिशनल उसको आमदनी हो सकती है। तो इस हिसाब से गांव के क्षेत्र में भी वो इस तरह का काम कर सकते हैं जहां उसे इस तरह की आमदनी हो। और इसके चलते एक कोई किसान यूनिट अगर लगा ले 1 टन की तो लगभग 30 एकड़ के आसपास में होने वाली जो ये खेती है उसको सपोर्ट कर देता है। तो हर किसान को लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसानों का समूह मिलकर एक यूनिट लगा ले तो 30 एकड़ के आसपास की खेती को सपोर्ट हो जाता है। इसके पश्चात जब वो तेल निकलने के पश्चात जो पदार्थ बचता है उससे वो अगरबत्ती बना सकते हैं। सुनने में बहुत छोटा सा व्यवसाय लगता है, लेकिन अगरबत्ती की बात करें तो आज की तारीख में लगभग, अगर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर दोनों की बात करें तो लगभग 10,000 करोड़ का व्यवसाय है और जिसकी ग्रोथ रेट इस क्षेत्र से भी ज़्यादा है, लगभग 15% की ग्रोथ रेट है। सर, संस्थान के रूप में अगर बात की जाए तो आप लोग किस तरह से यहाँ पर काम कर रहे हैं जो किसानों को या जो ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग हैं उनको सहूलियत दे, उसके लिए आप लोग का क्या काम चल रहा है? इस क्षेत्र में ये संस्थान खोलने का उद्देश्य ये था कि पास्ट में जो भी रिसर्च के संस्थान खुले देश में, CSR लैब्स खुली, यूनिवर्सिटी की रिसर्च लेबोरेटरीज खुली, तो जो उन्होंने शोध किए उसमें यह पाया गया कि इन शोध को उद्योग तक, किसान तक ले जाने के लिए एक बीच में पुल की आवश्यकता है, एक ब्रिज की आवश्यकता है। तो उसके लिए ये संस्थान खुला और भारत सरकार, राज्य सरकार और संयुक्त राष्ट्र तीनों के मिले जुले प्रयास से ये खोला गया। और परिणाम ये हुआ कि हम खेती से लेके और खुशबू तक की सारी जानकारी देने वाला इकलौता संस्थान ये पूरी दुनिया में है जहाँ ये सारी जानकारी एक छत के नीचे उपलब्ध है। और यहाँ पर हम लोगों को बताते हैं कि कौन सी पौध लगानी। उदाहरण के लिए गुलाब की 2000 से ज़्यादा प्रजातियाँ हैं, लेकिन उस 2000 में से 3 ऐसी हैं जो इस क्षेत्र में लगती हैं, बाकी केवल देखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो कौन सी प्रजाति किसान लगाए, कैसे लगाए, ये जानकारी हम उसे यहाँ देते हैं। तेल एक बार वो ये लगा ले वो प्रजाति, तो उसके पश्चात अगर उसे तेल निकालना हो और वो आसपास कहीं हो कन्नौज में, तो हमारे यहाँ के हमारी यूनिट पर तेल निकलवा सकता है अपना और टेस्ट करा सकता है। कई बार हम कन्नौज के लोगों से या जो और व्यापारी हैं राष्ट्रीय स्तर पर उससे हम कनेक्ट भी कर देते हैं, तो उसका तेल बिक भी जाता है। या अगर वो इस देश में कहीं और भी काम कर रहा है तो एसेंशियल ऑयल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, फ्रैग्रेंस एंड फ्लेवर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जो हमारे संस्थान से बहुत जुड़ी हुई है, जिसके अध्यक्ष हमारी गवर्निंग काउंसिल के सदस्य भी होते हैं। तो हम उनसे कनेक्ट कर देते हैं एसोसिएशन से। तो अगर आप ये तेल किसान करता है तो इस एसोसिएशन के लगभग 1,000 से ऊपर सदस्य हैं और ये वर्ष में सेमिनार करते हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर और रीजनल लेवल पर। तो उसके वहाँ से भी किसान उनसे जुड़ सकता है और अपना तेल वहाँ बेच सकता है। उसके लिए किसान को अगर प्रशिक्षण चाहिए तो हम यहाँ 1 हफ्ते से लेके और 1 वर्ष तक का अलग अलग हम प्रशिक्षण देते हैं। इसमें कोई बच्चा अपना करियर बना सकता है और अपना उद्योग भी शुरू कर सकता है। सर, जो आपने करियर वाली बात कही बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है युवा, बात आती है रोज़गार की, तो उसको थोड़ा सा और बताएं कि यहाँ पे अगर कोई प्रशिक्षण लेना चाहता है तो उसका वो सर्टिफिकेट, वो जो आप लोग देते हैं या डिप्लोमा देते हैं, वो कितना मायने रखता है, क्या उसका हिस्सा होता है इस प्रशिक्षण का, वो उसमें सीखता क्या है? बहुत सही बात आपने कही। यह प्रशिक्षण 1 वर्ष का होता है जो 12वीं पास करने के पश्चात और स्नातक होने के पश्चात हम यहाँ देते हैं। और यह प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात उसमें हम खेती कैसे करना है, तेल कैसे निकालना है, खुशबू कैसे बनाना है, उसका मार्केट कहाँ है, और साथ ही साथ उसको डिजर्टेशन भी कराते हैं ताकि किसी नई समस्या को वो समझ सके। यह करने के पश्चात बहुत सारे उद्योग हैं जिनको लोग चाहिए, काम करने के लिए लोग चाहिए होते हैं, तो वो हमारे यहाँ आते हैं और इन बच्चों को हर वर्ष ले जाते हैं। तो आजकल किसान बात उठाते हैं कि उनकी फसल को पशु चर गए,
तो क्या ऐसे पौधे भी हैं जिनसे तेल भी मिल जाए, सुगंध भी मिल जाए और वो पौधे फसल की सुरक्षा भी कर दें? हाँ, बहुत सही सवाल किया शैलेश जी आपने। आमतौर पर हम जब किसान आता है तो हम उसको एक लाइन में ये बात कहते हैं कि इन पौधों की खेती कर लो, इसे चोर चुराएगा नहीं और जानवर खाएगा नहीं, क्योंकि ये गन्ना भुट्टा नहीं है कि कोई इसे लेकर चला जाए। तो अगर आप लेमन ग्रास करते हैं, सिट्रोनेला करते हैं, खस करते हैं, पामारोज़ा करते हैं या मेंथा करते हैं, तो चूंकि इनमें तेल की मात्रा लगभग 1% या कभी बार इससे ज़्यादा भी होती है, उसके चलते ये पेड़ पौधे बहुत कड़वे होते हैं, तो जानवर इसे खाना पसंद नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने यहाँ पर सुना शक्ति विनय शुक्ला जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये जो सुगंध एवं सुरस उद्योग है ये किसानों की आमदनी बढ़ा सकता है, युवाओं को एक अच्छा रोजगार दे सकता है, उनके लिए एक बेहतर करियर के रूप में ये पूरा उद्योग सामने पड़ा हुआ है, और कैसे ये फसलें जो हैं, ये फूल जो हैं, ये जो बाकी फसलें उनकी सुरक्षा यानी उनके कह सकते हैं बॉडीगार्ड के रूप में भी काम कर सकते हैं। शैलेश अरोरा, काऊ जंक्शन।